एक महिला अधिवक्ता रोज़मर्रा की तरह अपनी कचहरी में जा रही थी। अचानक से ही उस महिला को किसी ने किडनैप कर लिया। बात घर तक पहुंचती है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, रिश्तेदारों तक पहुंचती है, रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं, आसपास के लोग भी परेशान थे। बात पहुंच जाती है कचहरी में उसके साथी वकीलों तक, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसी बात को लेकर बड़ी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। उनकी एक ही मांग थी कि महिला अधिवक्ता को जितनी जल्दी हो सके हमारे सामने लाया जाए, उसे बरामद किया जाए। आखिरकार है तो कहाँ है? एक तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक तरफ परिवार का रोष चल रहा है, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग सिपाही जिसकी उम्र 50 साल से कहीं ज़्यादा थी, वो अपनी पोटली में एक लाश लेकर 1-2 किलोमीटर नहीं, लगभग 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। कभी दिल्ली, कभी आगरा, कभी लखनऊ, कभी गाज़ियाबाद, इस तरह से घूम रहा है। मीडिया तक ये बात जब पहुंचती है कि एक सिपाही की पोटली के अंदर लाश रखी हुई है, तो ये मामला बहुत ही ज़्यादा सुर्खियां बटोर लेता है। अब हर किसी की ज़ुबान पर एक ही सवाल था कि आखिरकार पोटली के अंदर किसकी लाश है, क्या मामला है। उधर लोग ये भी चाहते थे कि महिला अधिवक्ता जितनी जल्दी हो सके वो बरामद होनी चाहिए। पोटली खुलती है, राज खुलते हैं, राज खुलते हैं तो ऐसी बातें सामने आती हैं जिसको सुनकर कई बार इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है। कई बार ऐसे रिश्ते जो बनाते हैं, ऐसे रिश्तों पर भी विश्वास करने का मन नहीं करता, जिनके लोग अपनों को छोड़ देते हैं, जिनके लिए लोग बगावत पर उतर आते हैं। ऐसे ही एक लड़की ने बगावत की थी और बगावत का तो रिजल्ट जो निकलता है इतना भयानक होगा किसी ने भी नहीं सोचा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, और इसी ज़िले का एक गांव लगता है भंगेल। दरअसल भंगेल के पास एक गांव है नंगली वाजिदपुर, वहाँ का रहने वाला राजू उर्फ राजकुमार। उसके सामने ही पड़ोस में एक लड़की रंजना शर्मा, बेहद खूबसूरत, बेहद इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदार लड़की। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। रंजना शर्मा का जो परिवार है बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, और अच्छे लोगों में इनकी गिनती होती है, मगर राजू की गिनती अच्छे लोगों में नहीं होती। इसीलिए दोनों परिवारों के बीच में टकराव की स्थिति बनी रहती थी। और लड़की ने अपनी माँ कमलेश से ज़िद कर ली थी कि माँ, जीऊँगी तो राजू के साथ, मरूंगी तो राजू के साथ, अब सब कुछ राजू के साथ है, उससे अलग नहीं रहना, उससे दूर नहीं रहना। माँ ने, उसके पिता ने, उसके भाई ने, कई लोगों ने, रिश्तेदारों ने समझाने की कोशिश की कि तुम जो फ़ैसला ले रही हो दरअसल वो गलत फ़ैसला है। गलत फ़ैसला इसलिए है क्योंकि राजू उर्फ राजकुमार नोएडा का हिस्ट्री शीटर माना जाता है। उसके पास एक के बाद एक लगातार मुकदमे दर्ज होते चले जाते हैं। वो घर पर कम और जेल में ज़्यादा रहता था, लेकिन जब भी जेल से छूट कर आया करता था, ज़मानत पर बाहर आया करता था, तो रंजना शर्मा से ज़रूर मिलता था। रंजना उसको बेहद प्यार करती थी, इसलिए उन दोनों ने अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर शादी कर ली। शादी करते हैं और खुशी खुशी दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। लेकिन आए दिन राजू घर पर कम, जेल में ज़्यादा रहता था। इसी बात को लेकर रंजना बहुत ज़्यादा परेशान थी। रंजना ने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था, मगर अपने पति के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए उसने पढ़ाई को फिर से शुरू किया। और वो पढ़ाई की थी उसने वकालत की। उसने कहा कि मैं अपने पति के लिए कुछ भी करूँगी, मगर पति मेरा जेल में नहीं रहेगा। आए दिन पुलिस उसको किसी न किसी झूठे मामले में फंसाते चली जाती है। कहते हैं कि पुलिस अगर एक बार किसी को फंसा दे तो उसके बाद फिर उस पर मुकदमे लगने शुरू हो जाते हैं, उसकी हिस्ट्री ख़राब हो जाती है। इसलिए ये हिस्ट्री शीटर बन चुका था, ऐसा रंजना शर्मा मानती थी। लेकिन पुलिस ये मानती थी कि जो भी कर रही है पुलिस, वो सही कर रही है, क्योंकि राजू उर्फ राजकुमार हिस्ट्री शीटर है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। सब कुछ ठीक चल रहा है, धीरे धीरे दूसरा बच्चा ही पैदा हो जाता है, और वो इस बीच में वकालत की पढ़ाई पूरी कर लेती है। और वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद नोएडा की कचहरी में उसने बैठना शुरू कर दिया। पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से जब उसने तैयारी की थी वो लाजवाब थी। उसकी क्लास का हर स्टूडेंट उसकी काबिलियत की सराहना करता था। अब जैसे ही वकालत की डिग्री उसके हाथ में आती है, वो वकालत की डिग्री, पुलिस की रिपोर्ट और जो साक्ष्य जुटाए गए थे, वो सब एक एक सबूत के साथ उसने अब अदालत के चक्कर काटने शुरू किए और अपने पति का एक एक मुकदमा खुद से लड़ना शुरू किया। जब जिरह करती थी तो जज साहब भी उसके जिरह को देखते थे। सामने वाला वकील जो प्रतिद्वंदी होता था वो भी देखता था।
क्योंकि ये कभी हारे नहीं और एक एक करके जो पति के ऊपर कई मुकदमे थे, बताया जाता है कि आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे थे और बल्कि ज़्यादा ही मुकदमे होंगे उसके ऊपर। उसने एक एक करके अपने पति को हर मुकदमे से बरी कराना शुरू कर दिया और बरी कराते कराते ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। अब वो अपने घर में ही रहेगा, अपनी पत्नी के साथ रहेगा, अपने बच्चों के साथ रहेगा और जो ज़िंदगी वो जी रहा है वो ज़िंदगी नहीं जिएगा बल्कि एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जिएगा। रंजना शर्मा यही चाहती थी और ऐसा ही चलता रहा। मगर फरवरी 2008 को एक बड़ी डकैती पड़ जाती है। बड़ी डकैती नोएडा में जब पड़ती है तो उसकी पुलिस जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के दौरान ही एक नाम सामने आता है, राजू उर्फ राजकुमार का। सबूत जुटाए जाते हैं, उसके पास हथियार भी पाए जाते हैं और सचमुच उसने उस डकैती का वो हिस्सा बना था, डकैती की थी। अब रंजना शर्मा वाकई बहुत परेशान हो चुकी थी, बहुत दुखी हो चुकी थी कि उसके पति को उसने सुधारने की क्या कोशिश नहीं की, मगर ऐसा कैसे हो चला है। मगर रंजना शर्मा की जो मेहनत थी, काबिलियत थी, वो कहीं बेकार जाया नहीं जाने वाली थी। उसने एक बार फिर अपने पति का मुकदमा लड़ा और कोर्ट में जाने के बाद उसने जो ज़मानत की अर्जी दी है तो उसके पति को ज़मानत मिल जाती है और ज़मानत मिल जाती है तो उसका पति बेइंतहा खुश होता है। साथ ही उसकी चर्चा पूरी कचहरी में होने लगती है कि वकील हो तो ऐसी हो रंजना शर्मा जैसी। उसने अपने पति के हर एक मुकदमे को ख़त्म न कराया बल्कि उसकी जो खोई हुई इज्जत थी उसको भी वापस दिलाने में पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। अब जहाँ देखो वहीं रंजना शर्मा की तारीफ़ होती थी। तारीफ़ होते होते गांव पहुंच जाती है और तब लोग राजू से कहते थे, राजू तुम बहुत खुशनसीब हो, नसीब वाले हो, तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली है। वाकई ये तारीफ़ की काबिल थी, तारीफ़ की हकदार थी। और एक दिन ऐसा आता है जिसकी कल्पना नहीं की थी किसी ने भी। दरअसल 3 अप्रैल 2008 का ये वाक़या है जब रंजना शर्मा अपने घर से कचहरी के लिए निकली थी। कचहरी के गेट से ही अचानक से वो गायब हो जाती है। मगर जब गायब होती है तो गायब होते होते वो अपनी माँ कमलेश को एक फ़ोन कर देती है कि माँ, मुझे कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ है, मुझे बंधक बनाया हुआ है और ये लोग मेरा किडनैप करके कहीं मुझे लेके जा रहे हैं। गाड़ी की डिग्गी में उसको डाला हुआ था। वो गायब हो जाती है। इसके बाद माँ दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो कहती है कि मेरी बेटी का अपहरण हो गया है। 3 अप्रैल को अपहरण हुआ था। 3, 4, 5, 6 इस तरह से एक एक दिन गुजरने लगता है, लेकिन पुलिस की तरफ से जैसे अमूमन कार्रवाई होती है इस मामले को इतना गंभीरता से शायद नहीं लिया जा रहा था। इसी बात को लेकर घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सभी लोग जब पुलिस पर दबाव बनाने लगते हैं, साथ ही कचहरी में आए दिन हड़ताल शुरू हो जाती हैं। बड़ी संख्या में वकीलों ने ऐलान कर दिया था कि अगर रंजना शर्मा नहीं मिलती हैं तो वो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और किसी भी कीमत पर अपनी अधिवक्ता यानी कि रंजना शर्मा को वापस बुलाकर ही मानेंगे। पुलिस पर जब दबाव बनता है तो इस इलाके के यानी कि गौतम बुद्ध नगर के उस टाइम के एसपी प्रबल प्रताप सिंह वकीलों से रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे एक बात कहते हैं कि मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा ताकि रंजना शर्मा घर वापस आ जाए, हमें थोड़ी सी मोहलत, थोड़ा समय दीजिए। अब एसपी अलर्ट हो जाते हैं। जिस थाने में ये मुकदमा दर्ज कराया गया था गुमशुदगी का, वो एसटीएफ, कई टीमें लगाई जाती हैं और कई टीमें लगाने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। आखिरकार कुछ पुलिस वाले सीधे पहुंच जाते हैं कचहरी में और कचहरी में जाकर अलग अलग लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जिस दिन यानी कि 3 अप्रैल को जैसे ही रंजना कचहरी पहुंचती है तो किसी ने उसको देखा था, कहाँ तक देखा था, कैसे देखा था। शायद 2008 में उस लेवल पर कैमरे, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे, उस लेवल पर मोबाइल नहीं चलते थे जिस लेवल पर आज चलते हैं या आज लोगों के पास मोबाइल वगैरह होते हैं। जब अलग अलग लोगों से पूछताछ करते हैं, उसका फ़ोटोग्राफ्स लगाकर लोगों को दिखाते हैं, बारी बारी से लोगों के पास जाते हैं, तब एक व्यक्ति जो कि छोले कुलचे बेचता था या मटर कुलचे बेचता था, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने रंजना दीदी को देखा था अपनी आंखों से और उसको एक गाड़ी में कुछ लोगों को ले जाते हुए देखा था। गाड़ी में ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके पति का छोटा भाई यानी कि राजू का छोटा भाई था। अब राजू का छोटा भाई क्यों लेके जाएगा, इसी बात की पड़ताल करने के लिए पुलिस राजू के पास जाती है, उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। तो राजू कहता है, साहब, जिस महिला ने मेरी ज़िंदगी संवारी है, जिस महिला ने मुझे एक इज़्ज़त दिया है, मान सम्मान दिया है समाज में, आखिरकार मैं अपनी पत्नी को क्यों गायब करूँगा और क्यों गायब करवाऊँगा उसको। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं था। पुलिस ने राजू से सख्ती से पूछा, उसके भाई को जब तलाश किया तो आखिरकार भाई भी पुलिस के हाथ लग जाता है और जब उससे सख्ती से पूछा जाता है तो वो कहता है, हाँ, मैंने ही
रंजना भाभी को गायब किया था। जब बात वो स्वीकार कर लेता है तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट कोई होता है तो राजू उर्फ राजकुमार होता है, जिसकी पहले से हिस्ट्री शीट निकली हुई थी, जो कि पहले ही कई बार जेल भी जा चुका था। पुलिस उससे जब सख्ती से पूछताछ करती है, जब उसको पीटती है, ज़बरदस्त तरीके से उसे टॉर्चर करती है, तो वो स्वीकार कर लेता है कि मैंने ही अपनी पत्नी को मारकर, हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है पलवल, उसका है एक शहर है होडल, होडल के जंगलों के अंदर एक कुआं है, कुएं के अंदर उसने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद उसकी लाश पर लगभग 5 लीटर डीजल डालकर उसमें आग लगाती है। पुलिस जब ये बात सुनती है तो सन्न रह जाती है, और सन्न रह जाती है मीडिया भी। उसके बाद फिर पुलिस पलवल की पुलिस से संपर्क करती है, नोएडा पुलिस मौके पर जाती है और उसी इलाके के उसी कुएं का जब पड़ताल करती है तो वाकई वहाँ पर आग लगी हुई थी और एक लाश पड़ी हुई थी, लेकिन लाश अब पूरी तरह से गल चुकी थी, कहीं ना कहीं वो कंकाल का रूप ले लिया था। उसके जो भी अवशेष थे, उसके जो भी मटेरियल था बचा था, उसको एक गठरी में पैक करके लाया जाता है और जिम्मेदारी दी जाती है लगभग 55 साल के एक सिपाही रतन सिंह को कि तुम्हें इनका पोस्टमार्टम कराना है। वो पोस्टमार्टम कराने के लिए सीधा मोर्चरी पहुंचते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम करने से इनकार कर देते हैं कि इसका पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, इसे आप लेबोरेटरी आगरा लेके जाओ, लैब में ले जाने के बाद इसका वहाँ पर इसकी जांच पड़ताल होगी। जैसे अधिकारियों ने आदेश किया था, वो आदेश के अनुसार अपनी बाइक पर उस पोटली को रखता है सिपाही और सीधा रखकर पहुँच जाता है आगरा। और आगरा जाने के बाद वो कहता है कि ये काम यहाँ नहीं हो सकता, इसकी तो आप लखनऊ लेके जाइए, क्योंकि लखनऊ के आदेश नहीं थे, आदेश थे सिर्फ आगरा के। इसलिए वो अब आगरा से वापस नोएडा लेके आता है, अधिकारियों से बातचीत करता है, अधिकारी आदेश बनाते हैं और वो सीधा लखनऊ लेके चला जाता है। बाइक पर वही पोटली रखी हुई थी। लंबा सफ़र तय करने के बाद लखनऊ पहुंचता है। लखनऊ जाने के बाद फिर वापस, क्योंकि वहाँ पहुंच जाता है, वो कहते हैं कि जब तक गाज़ियाबाद पुलिस का हमारे पास लेटर नहीं होगा हम इसका कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकते। फिर वही पोटली को अपनी बाइक पर रखता है रतन सिंह, और उसके बाद सीधा फिर वो नोएडा आता है। नोएडा आने के बाद वो अधिकारियों से बातचीत करता है, अधिकारी उसको गाज़ियाबाद भेजते हैं। गाज़ियाबाद से वो लेटर तैयार किया जाता है और तैयार कराने के बाद उस लाश को उस पोटले में रख कर वो सीधा फिर लखनऊ पहुंच जाता है। लखनऊ जाता है और ये बार बार लाश को ले जाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि उसका डीएनए सैंपल लिया जाए और उसकी जांच पड़ताल की जाए कि आखिरकार जो लाश उनको मिली है क्या सचमुच रंजना शर्मा की ही है या फिर किसी और की है। डीएनए रिपोर्ट आती है, डीएनए रिपोर्ट से क्लियर हो जाता है मरा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं था, रंजना शर्मा ही थी, महिला अधिवक्ता ही थी। मारने वाला भी कोई और नहीं था, उसका पति यानी कि राजू उर्फ राजकुमार। जब ये बात लोगों को पता चलती है तो लोगों को बड़ा तकलीफ़ होती है, हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जिसने अपने परिवार से, सबसे, समाज से बगावत की और बगावत करने के बाद गैर जाति के युवक से शादी करने के बाद घर बसाया, 2 बच्चे भी हुए और अपने पति को मान सम्मान दिलाने के लिए उसने ग्रेजुएशन के बाद वकालत की पढ़ाई की और वकालत की पढ़ाई करने के बाद उसको बार बार जेल से छुड़ा के लेके आती थी। इतना सब कुछ करने के बाद जब राजू से पुलिस पूछती है तो वो कहता है कि मेरे मान सम्मान को लगातार ठेस पहुंच रही थी। लोग मुझे चिढ़ाते थे कि तुम अपनी पत्नी की वजह से ज़िंदा हो, तुम अपनी पत्नी की वजह से आज बाहर हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो। रोज़ रोज़ के तानों से मैं तंग आ चुका था और यही कारण था कि उसने अपनी पत्नी का अपहरण कराया और पलवल के होडल शहर में जाने के बाद उसकी हत्या कराकर एक कुएं के अंदर डाल के उस पर डीजल डालकर आग लगाती थी। उसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट में जाने के बाद जज साहब इस राजू उर्फ राजकुमार को आजीवन कारावास की सज़ा सुना देते हैं। इस मामले की जो पैरवी कर रहा है सगा भाई अंशुल शर्मा कर रहा था। अंशुल शर्मा कर रहा था और उसकी माँ कमलेश शर्मा कर रही थी। और ये दोनों माँ बेटा मिलकर बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, तत्पर थे। मगर एक दिन ऐसा भी आता है जिसकी वाकई किसी ने कल्पना नहीं की थी और वो दिन था 25 अगस्त 2011 को। एक दिन राजू का उसके साले अंशुल से आमना सामने हो जाता है। वो हिस्ट्री शीटर तो था ही, आजीवन कारावास की सज़ा भी भुगत रहा था, लेकिन उसने कहा कि मैं तुझे भी मार दूंगा क्योंकि तू पैरवी कर रहा है। इस बात पर अंशुल इतना ज़्यादा डर जाता है, इतना भयभीत हो जाता है कि वो घर जाता है और पिस्टल से या किसी हथियार से वो अपनी कनपट्टी पे गोली मारकर ख़ुदकुशी कर लेता है। ये बात उसकी माँ जानती थी और उसकी माँ ने इस मामले की फिर एक तहरीर दी, मुकदमा दर्ज कराया। एक मामले की और सुनवाई होती है।
यानी कि पहले बहन मर चुकी थी रंजना, फिर उसका भाई अंशुल मर चुका था। इस तरह से पूरा परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। लगभग 2-3 साल तक ये केस चलता है और सन 2014 में एक बार फिर से इसी केस का, उसके भाई के खुदकुशी का मामला जब कोर्ट तक पहुंचता है, तो जज साहब पुराने वाले मामले को देखते हुए, क्योंकि आजीवन कारावास की वो सज़ा काट ही रहा था, दूसरा उसने 7 साल की सज़ा उसमें खुदकुशी वाले मामले में दी जाती है। जब ये बात अखबारों में, टीवी पर, टेलीविज़न पर आती है, तो वही किस्सा, वही कहानी पोटली वाला एक बार फिर से सुर्खियों में आ जाता है। और ये किस्सा भी आता है कि एक बहन के गलत फ़ैसले से न केवल उसकी ज़िंदगी ख़राब हुई, बल्कि उसके भाई की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, बल्कि जो 2 बच्चे उसके होते हैं उनकी भी ज़िंदगी ख़राब होती है। क्योंकि राजू उर्फ राजकुमार अच्छा व्यक्ति था ही नहीं, पूरा परिवार जानता था, आसपास के लोग जानते थे। ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने रंजना से ये मना नहीं किया था, ये ना नहीं किया था कि तुम इससे शादी ना करो। तो कभी कभी हमारे फ़ैसले या हमारी ज़िद, जिसे हम समझते हैं हम इसे बहुत प्यार करते हैं, इसके बिना हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, और उसका चाल चलन सही नहीं है, जब समाज के लिए उसका चाल चलन सही नहीं है, ज़रूरी नहीं है वो उसका चाल चलन आपके लिए भी सही हो। इसलिए ये कहानी वाकई बहुत खौफनाक है, बहुत परेशान करने वाली है। रंजना जैसी लड़की जो बहादुर थी, ईमानदारी से काम कर रही थी, सारे मामलों में उसने अपने पति को बरी भी करा दिया था। तो ऐसे लोगों का चुनाव करने से पहले कई बार सोचना चाहिए, और राजू जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि जो गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा। मैंने पता करने की कोशिश की है, राजू उर्फ राजकुमार आज भी सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। शायद उसको जेल से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था, शायद रंजना शर्मा को आगे आना ही नहीं चाहिए था। न उससे उसकी ज़िंदगी ख़राब होती है, ना ही कई लोग इसमें परेशान होते। दोस्तों, इस कहानी को, इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।